दोस्तों नमस्कार। अगर कानून ही ऐसा बना दिया जाए कि आप फ्रॉड कर सकते हैं तो फिर फ्रॉड को फ्रॉड कहेगा कौन? और जब सिस्टम का हिस्सा यह फ्रॉड करना हो जाए तो उसके बाद उस सिस्टम के साथ खड़े होने की सोच क्या हर किसी में आ जाएगी, या फिर जो साथ खड़े हैं उन्हीं के लिए यह रास्ता बड़ा और बड़ा होते चला जाएगा, जो साथ नहीं खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी? बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं ये। किसी भी देश के भीतर ऐसा कानून या ऐसा रास्ता बनता नहीं है जहां पर आपको फ्रॉड करने की इजाजत हो और फ्रॉड करने के बाद आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, और अगर कानूनी कार्रवाई हो भी रही है तो वह भी आपको ही सहूलियत देगी, यानी फ्रॉड करने वाले को सहूलियत देगी। क्योंकि इस देश के भीतर यह सवाल तो बार बार गूंजता है, इस देश की विकास दर नीचे होती है लेकिन कॉरपोरेट का नेटवर्क ऊपर चला जाता है। और बात तो अब शेयर बाजार तक आ गई है। शेयर बाजार में जितने भी फीसदी का उछाल होता चला जाए उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा नेटवर्क का उछाल बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में होता चला जाता है। और उनकी संपत्ति उसी शेयर बाजार के अनुसार जब आंकी जाती है तो पता चलता है बीते 6 महीनों में यह लगभग 22% बढ़ गई, किसी की 50% बढ़ गई, किसी की 76% बढ़ गई, और शेयर बाजार वो 6-7% की रफ्तार से चल रहा था। यह सब कैसे हो जाता है? और इस देश के भीतर एक दो नहीं, 1 लाख से ज्यादा कंपनियां अगर पहुंच जाए एक ऐसे दरवाजे पर जहां पर कहे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, या तो आप हमको दिवालिया घोषित कर दीजिए या हमारी कंपनी आप बेच डालिए, कुछ तो कीजिए। और इस कुछ को कीजिए के बाद कार्रवाई शुरू होती है। बैंकों से लिया गया पैसा बैंकों को लौटाना नहीं है। जो कंपनी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए, जिसके लिए आईबीसी बना, बैंक्रप्सी एक्ट जो बनाया गया है, और उसके साथ एनसीएलटी जो काम करती है, अगर उस फेरिस्त को ही आप समझना शुरू कर दें तो इस देश में लाखों कंपनियों ने दरवाजा यह कहकर एनसीएलटी का खटखटाया कि देखिए हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। और बात यहां से निकलकर बैंकों तक गई तो बैंकों ने कहा और आरबीआई ने कहा, बिल्कुल सही बात है, हम जिसे भी कहते हैं कि यह विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा लौटाता नहीं है, उसके बाद वह चला जाता है एनसीएलटी के दरवाजे पर, वहां उसको राहत मिल जाती है, उसकी कंपनी बिक जाती है और बैंकों का पैसा औसतन जो लौटता है वो 5% मिनिमम होता है, मैक्सिमम 25 से 30% होता है, बाकी कोई पैसा नहीं लौटता है। खेल तो निराला है, लेकिन इस खेल के भीतर अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके सामने ऐसे मुश्किल हालात हो कि आप कहें अच्छा यही सिस्टम है या यही कानून है। तो आज बात की शुरुआत कहां से की जाए? हमें लगता है पहले तो यह समझ लीजिए, इस देश के भीतर शेयर बाजार एक बैरोमीटर है इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का। और जो कॉरपोरेट हाउसेस में जो भी उछाल जिस तरीके से आता है वह शेयर बाजार के उछाल से कई गुना ज्यादा होता है। और इसका आंकड़ा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले 6 महीने में यानी इसी बरस शेयर बाजार में 7%, 7.11% का उछाल आया। जो टॉप 20 उद्योगपति थे, अगर एवरेज निकालिएगा तो दुगने से ज्यादा लगभग 15-16%, और अगर आप अलग अलग देखना शुरू कीजिएगा तो कई गुना ज्यादा, मसलन अंबानी इसी 6 महीने में 22% का इजाफा हो जाता है उनके अपने नेटवर्थ में इसी शेयर बाजार से। सुनील मित्तल 27% का इजाफा हो जाता है, लक्ष्मी मित्तल 26% का इजाफा हो जाता है, उदय कोटक 20% का इजाफा हो जाता है, राधा कृष्ण दमानी 21% का इजाफा हो जाता है, कुमार मंगलम बिरला 11% का इजाफा हो जाता है, अडानी 8% का इजाफा होता है। शेयर बाजार में वो खेल नहीं करते हैं, वो बाहर अपने नेटवर्थ को बढ़ाते जरूर हैं। और इन सब के बीच सत्यनारायण नुवाल 78% का इजाफा इनकी कंपनी में होता है, क्योंकि इस दौर में
ये हथियार बना रहे हैं और नागपुर बेस्ड ये कंपनी है और दुनिया भर के भीतर ड्रोन हो या फिर विस्फोटक पदार्थ हो, यही एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए 78% फीसदी का इजाफा इनकी कंपनी में हो जाता है। नुस्लीवाडिया 16% का इजाफा होता है, राहुल भाटिया 25% का इजाफा होता है। यह सिर्फ एक तत्काल की परिस्थिति है जो आपको बताई जा रही है, क्योंकि इसके साथ यह भी जरा समझ लीजिएगा कि इस देश में सरकार जो चलती है वो बाहर से पैसा कर्ज लेकर चलती है। कर्ज देश पर होता है और देश में प्रति व्यक्ति एक आय होती है और देश की ओवरऑल एक इकोनॉमी होती है। ओवरऑल इकोनॉमी हम चौथे नंबर पर आ गए, $4 ट्रिलियन पार कर चुके हैं। चंद सालों के बाद $5 ट्रिलियन भी पार कर जाएंगे। लेकिन बार बार यह सवाल होता है, वो पैसा जनता के पास तो आ नहीं रहा है, वो पैसा कॉरपोरेट के पास जा रहा है। तो इसमें घुसने की कोशिश करने से पहले जिस खाके में हम चाह रहे हैं कि अब आप बैंक के जरिए, इस देश में एनसीएलटी के जरिए, इस देश के भीतर आरबीआई की लिस्ट के जरिए, इस देश के भीतर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो पैसा लेते हैं उसमें कौन कितना नहीं लौटा पाता है उसके जरिए, और सरकार ये पैसा कहां से लाती है, इसको समझने के लिए अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो शुरुआती दौर में आपके लिए खबर है। 2023 मार्च के महीने में सरकार ने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय इस देश में $2,10,000 है, यानी $2,481 है, जो जून में बढ़कर $2,40,000 हो चुकी है। इस साल का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी $2,880 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। जो कर्ज था वो कर्ज 3 गुने ज्यादा रफ्तार से बढ़ गया। मार्च 2023 में प्रति व्यक्ति पर कर्ज इस देश में 3,90,000 था, जो जून 2025 में यानी पिछले महीने बढ़कर 4,80,000 हो चुका है। यानी मार्च 2023 से जून 2025 तक प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी 30,000 की सरकार अपनी इकोनॉमी के तहत दिखलाती है और कर्ज जो है वो 90,000 प्रति व्यक्ति बढ़ जाता है। तो पहला खेल यह है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लिया गया लोन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें उनकी नीतियों को लागू करना होगा। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कतई नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो पैसा लगाए, जो पैसा बनाए, जो विदेशी कंपनी आए, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी क्यों ना आए, उसके रास्ते कोई रुकावट आनी चाहिए। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो सारी रुकावट हटा ली गई और यहीं से पहला खेल शुरू होता है। इस खेल में शुरुआती दौर में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, इसके तहत जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, यानी कंपनी यहां पर आई, वो संख्या है 1,03,040। जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है ये ज्यादा है, 1,55,831 है। लेकिन जो प्लान अप्रूव किया गया और उसके तहत जो अप्रूवल अमाउंट दिया गया, इन दोनों को इसलिए परखने की जरूरत है क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि एनसीएलटी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट हाउस और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी चलती कैसे है। 1,288 प्लान अप्रूव किए गए, 1 लाख से ज्यादा कंपनियां आई हैं, अप्रूव किए गए इतने वर्षों में। इतने वर्षों का मतलब यह है जब से यह शुरू हुआ है, 2016-17 से हम जिक्र कर रहे हैं, 2017 से 2025 तक 1,288 प्लान अप्रूव किए गए और इसका जो अप्रूवल अमाउंट था वह 4,43,099 करोड़ रुपए। लेकिन ओवरऑल जो इन कंपनियों ने जो 1,288 प्लान जिन कंपनियों के जरिए अप्रूव किए गए, इन कंपनियों ने जो अलग अलग बैंकों से लोन लिया था और जो इनका अपना नेटवर्थ इनके जरिए दिखलाया गया था, लोन जो था वो तकरीबन 20 लाख करोड़ से ज्यादा का था और जो नेटवर्थ दिखलाया गया था वो तकरीबन 33 लाख करोड़ से ज्यादा का था और वो एक झटके में आ गया 4,43,099 करोड़ पर। तो जो कंपनी खरीदेगा उस कंपनी को भी बैंक लोन देने को तैयार है और यह इस देश की परंपरा है कि बैंक लोन दे देगा पैसे वालों को और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाएंगे और वो कंपनी एनसीएलटी में चली जाएगी, फिर वहां पर बेचेगी तो उसको बेचने वाली जो दूसरी कंपनी जो खरीदार होगी उसको फिर लोन दे देंगे। तो यह एक साइकिल है और इस साइकिल के तहत इस देश में आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा होता है उससे कैसे खिलवाड़ होता है, यह सिर्फ उसकी एक हकीकत भर है।
एक बड़ी छोटी सी हकीकत है, क्योंकि इस दायरे में हमें लगता है शुरू में ही आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं कोई नाम तो बताइए इसमें। चलिए हम एक नाम आपके सामने रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी अडानीज का। अडानी 10 कंपनियां इस दौर में खरीदते हैं, जो हम आपको एनसीएलटी के तहत बतला रहे थे 1288 कंपनी, उसमें से 10 कंपनी वह भी खरीदते हैं। मसलन जो खास तौर से अडानी पावर है वो 4 कंपनियां खरीदती है, लैंको अमरकंटक पावर, एसआर पावर एमपी लिमिटेड, कोस्टल इनर्जन लिमिटेड, कोरबा वेस्ट पावर कंपनी। इन चारों कंपनियों की कुल जो वैल्यू बताई जाती है वो 44,635 करोड़। अडानी जो परचेस करते हैं उनको पड़ता है 13,000 करोड़, यानी 44,000 करोड़ का माल 13,000 करोड़ में वो खरीद ले गए। और जो खास तौर से बांद्रा कुर्ला प्रोजेक्ट के पास जो एचडीआईएल है, उसको अडानी प्रॉपर्टीज जो खरीदती है, उसकी जो एडमिटेड वैल्यू थी वो 7,795 करोड़। खरीदने में पैसे देने पड़ते हैं 285 करोड़ के। और इसी तरीके से रेडियस एस्टेट एंड डेवलपर्स, इसको अडानी गुड होम्स खरीदते हैं, एडमिटेड वैल्यू होती है 1,700 करोड़ और इसको परचेस किया जाता है 76 करोड़ रुपए में। और जो पूरी जानकारी आती है, जितनी भी कंपनी खरीदी गई, जो 10 कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है, उसका एक डाटा देख लीजिए जो आपके सामने और साफ हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आखिर बैंकों का जो पूरा पैसा है वो कुल मिलाकर 76% पैसा डूब गया और लाभालाभ लगभग सिर्फ 20 से 25% के बीच में पैसा दिए और खरीद ली गई कंपनी। और जिन कंपनियों ने इससे पहले लोन दिया था उनको मुक्ति मिल गई। और यह साइकिल है, ये 10 कंपनियां जो कंपनी अडानी इसके जरिए खरीदी गई थी। अडानीज का जिक्र शुरू में कर दिया गया, लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी खबर तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी है। और बाकायदा एसबीआई कह रहा है कि अनिल अंबानी ने जो पैसा लिया नहीं लौटाया, जो पैसा लिया उसको अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जो पैसा लिया उसको दूसरी कंपनियों में लगा दिया, जिस कंपनी के लिए पैसा लिया उसके जरिए खुद को दिवालिया घोषित करके दूसरी कंपनियों के जरिए कब कमाई कर रहे हैं। तो इससे बड़ा फ्रॉड तो कुछ होता नहीं। एसबीआई ने तो अभी कहा, पिछले बरस कैनरा बैंक ने कहा था। तो क्या बैंकों का पैसा डूबते चला जा रहा है और सरकार की पॉलिसी है कि बैंकों के साथ नहीं खड़े होना है, या बैंकों के लिए भी अब सिस्टम बना दिया गया कि आप अपनी किताब को ठीक रखिए। अब इस प्रक्रिया में जरा समझिए कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन अंबानी, अनिल अंबानी का जो है वो 49,000 करोड़ 53 बैंकों से लिया गया, छोटे बड़े अलग अलग प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव्स, 53 बैंकों से लिया गया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 49,000 करोड़। एनसीएलटी ने एडमिट जब केस किया तब यह बताया 47,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ कम हो गए। लेकिन जो सेटलमेंट निकल कर आया वो सिर्फ 455 करोड़, यानी 1% से भी कम, 0.92%। यह है खेल ओवरऑल डेब्ट का जो उन पर पड़ा। बाकी पैसा कहां गया, यह इसलिए बड़ा जरूरी है कि अब वे एक बार फिर से वो एनसीएलटी के दरवाजे पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल 2019 में उन्होंने दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी थी और लोन 2019 से पहले का था। तो फिर पहले वाले लोन के हिसाब से आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईबीसी की धारा जो है, जो बैंकरप्सी कोड जो बना हुआ है, उसकी धारा 32A कहती है अगर एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे देता है तो 2019 के पहले के लोन या कहें फ्रॉड, उसकी जवाबदेही उस कंपनी की नहीं होगी। अनिल अंबानी यही चाहते हैं और इसीलिए वो भटक भी रहे हैं और जाहिर है उनके अनुकूल चीजें हो भी जाएंगी। सवाल है, एक व्यक्ति जो दिवालिया हो गया, वही व्यक्ति रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड बनाता है, एरो स्पेस स्ट्रक्चर बनाता है और फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के साथ डील करता है। और वही नागपुर में बाकायदा एक इंडस्ट्री बना के अब फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण कर रहा है। यानी 2017 में ये ज्वाइंट वेंचर शुरू करते हैं फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के जरिए। जी सही समझ रहे हैं, जिन्होंने राफेल बनाया। और इस विमान की कीमत
35 करोड़ होगी। बड़ी शानदार विमान होता है, बिजनेस जेट के तौर पर होता है, लग्जरी है, स्पीड है, लंबी रेंज है, 6000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकती है। तो एक तरफ व्यक्ति दिवालिया है, बैंकों को लोन नहीं दे रहा है, एनसीएलटी कंपनी बचाव के लिए सामने खड़ी है, उसको सरकार ने बनाया है, और यहां पर एक झटके में 49,000 करोड़, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहां पर आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए, इतना पैसा क्या इस देश के बैंकों से उड़ा लिया जाता है? जो आंकड़े आरबीआई के जरिए जारी हुए, जिसमें बताया गया कि 2013 से 2025 के बीच में एसबीआई को जो चूना लगा है वह 3,77,949 करोड़ का। पंजाब नेशनल बैंक को जो चूना लगा है 1,86,862 रुपए का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जो चूना लगा वह 1,08,991 करोड़ का। बैंक ऑफ बड़ौदा को जो चूना लगा वह 1,27,742 करोड़ का। केनरा बैंक को लगा है 1,21,119 करोड़ का। ये सभी 1 लाख से ऊपर है। इस कैटेगरी में आईडीबीआई भी है, 1,08,000 करोड़। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक जो प्राइवेट है, इनको भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है। इसीलिए जो आरबीआई ने बताया वह 18 लाख करोड़ बताया। हमने प्राइवेट हिस्से को हटा दिया और 16 लाख करोड़ के खेल में आ गए, जो सरकारी बैंकों के जरिए सरकार की नीतियों के आश्रय चलना चाहिए। क्योंकि जो आरबीआई ने डाटा जारी किया उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का जिक्र है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिक्र है, फॉरेन बैंक का जिक्र है। आप इसको इस रूप में समझिए कि 2014 में जो एनपीए था वह 2,80,000 करोड़ के लगभग था, एक्यूरेट 2,79,016 करोड़। जो 2023-24 में बढ़ते 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 ये इतना बढ़ते चला गया कि इसके बाद जो पूरा डाटा जब जोड़ा गया तो सरकार खुद ही संसद के भीतर मार्च के महीने में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, जी 16,35,000 करोड़ रुपए हमने रिटर्न ऑफ यानी माफ तो किए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक सवाल बार बार रेंगता रहा, अगर इतना पैसा माफ किया जा रहा है तो यह पैसा आता कहां से है? इस पैसे का आखिर क्या नोट छापती है आरबीआई? ये पैसा कहां से खेल होता है? क्योंकि पैसे की पूरी साइकिल सरकार बजट में दिखलाती है, वो पैसा कहां पर है? इस सवाल के जवाब से पहले हमें लगता है आरबीआई की वो लिस्ट देखिए जो बैंकों को लेकर उसने जारी की और बताया कि आखिर कितने बैंकों के ऊपर कितने एनपीए, कितना माफ किया गया, कितनी रिकवरी की गई। और उसके बाद स्थिति आ गई 18 लाख करोड़ की 2013 से 2025 के बीच में। ये आरबीआई का ही डाटा है जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस देश के बैंकों को कितना चूना लगा है और कितना लाभ इस देश के कॉरपोरेट या कर्ज लेकर रईसी में जीने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट हाउसेस को हुए हैं। बैंकों की स्थिति वाकई नाजुक है क्या? ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? जो किताब ठीक की जाती है वो कैसे की जाती है? दरअसल इस दौर में बैंकों में यानी बीते 11 वर्षों में बैंकों में जो फ्रॉड था वह भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये सिर्फ इस कल्पना में कर सकते हैं कि हर फ्रॉड के साथ एवरेज मिनिमम 5 करोड़ रुपए जुड़े होते हैं। और जो 11 बरस में फ्रॉड हुए हैं उसकी कुल तादाद 1,25,828 फ्रॉड है इन बैंकों के हिस्से में, यानी वो अलग है जो पैसे दे दिए गए, रिटर्न ऑफ कर दिए गए, सरकार ने माफ किए, वो एनसीएलटी के पास चला गया। ये फ्रॉड का किस्सा अलग है, क्योंकि ये नंबर ऑफ फ्रॉड 1,25,828, ये जो फ्रॉड है इसके मातहत जो रुपए गड़बड़ाए हैं वो 6,36,992 करोड़ है। ये बैंक फ्रॉड का हिस्सा है। 2014-15 में जब मोदी सरकार आई उस समय बैंक फ्रॉड की संख्या थी 4,639, 4,639। अमाउंट जो था वो अमाउंट था 19,455 करोड़, यानी 19,455 करोड़। 11 बरस पहले, 11 बरस के बाद
ये 4,639 से बढ़कर नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो गए 23,953 करोड़। 23,953 नंबर ऑफ फ्रॉड्स, और जो अमाउंट थी वो बढ़कर 36,014 करोड़ हो गई। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा फ्रॉड 2019-20 में हुए, जब इन 2 वर्षों में तकरीबन 15,000 से ज्यादा फ्रॉड हुए और तकरीबन 3 लाख करोड़ की लूट हुई इस फ्रॉड के आसरे। इतनी रकम आ रही है, जा रही है, इसमें एक सवाल तमाम विशेषज्ञ उठाते हैं कि दरअसल मुद्रा योजना को आपको पकड़ना चाहिए। मुद्रा योजना इस देश में 50 करोड़ खातों को दी गई। 50 करोड़ का मतलब बहुत साफ है, इस देश में हर दूसरा शख्स मुद्रा योजना का लाभ ले रहा है। तो अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अपने गांव में किसी से पूछ लीजिए, अपने शहर में, अपने अपार्टमेंट में पूछ लीजिए, मुद्रा योजना का लाभ किसी को मिला है? क्योंकि 50 करोड़ लोगों को 28 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मुद्रा योजना में बांटे गए, जो सरकार बजट में दिखलाती है। अब इस 28 लाख करोड़ के आसरे अगर आप इस एनपीए और कॉरपोरेट के पैसे को जोड़ेंगे तो हो सकता है ये मैच करने लगे। लेकिन यह एक संयोग की बात है कि विशेषज्ञों की एक राय है। लेकिन सवाल इसके बाद यह है कि इस देश के भीतर जो नाम भी आप सुनते रहे हैं कि किसने कितने पैसे ले लिए, यह बात बार बार पार्लियामेंट में उठी कि यह पैसा जो ले जाते हैं उसकी जानकारी तो दीजिए। सिर्फ 2022 में पहली और आखिरी बार आरबीआई ने 50 विलफुल डिफॉल्टर बड़ी कंपनियों, उनके नामों को दिया और सामने रखा। उसमें विजय माल्या का नाम भी था। और इस दौर में हमें लगता है और भी जो घपले घोटाले 22 के बाद भी आए, जैसे डीएचएफएल है, यस बैंक है, पीएमसी बैंक है, एबीजी शिपयार्ड का पूरा खेल हुआ, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, ललित मोदी है, निशांत मोदी है, अमी मोदी है, निश्चल मोदी है, जतिन मेहता है, चेतन संदेशरा है, नितिन संदेशरा। ये सारी बातें आरबीआई ने दरअसल जून 2014 से लेकर मार्च 2023 तक बोला कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज और सर्विस चलाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 4,69,000 4,69,000 करोड़ रुपए नहीं लौटे। और 10 बरस में ऐसे ही बड़ी कंपनियों को कुल मिला के 7,45,000 करोड़ रुपए, 7,45,000 करोड़ रुपए इसी तरीके से बैंक के खाली हो गए। ये आरबीआई कह रहा है। हमें लगता है आपको याद होगा यूपीए के दौर में एक सत्यम ग्रुप था आंध्र प्रदेश का, रामलिंगा राजम जेल में ठूस दिया गया। इस दौर में आपको कोई नजर नहीं आएगा जिसको जेल में डाला गया हो। लेकिन 2022 की आरबीआई की लिस्ट बतलाती है जो विलफुल डिफॉल्टर थे, उसमें अगर टॉप 5 देखिएगा तो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 7,848 करोड़ रुपए, इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड 5,869 करोड़ रुपए, आरईआई एग्रो लिमिटेड, रिलायंस एग्रो का जिक्र हो रहा है, 4,803 करोड़ रुपए, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4,596 करोड़ रुपए, एबीजी शिपयार्ड 3,708 करोड़ रुपए। ये पूरी लिस्ट जारी की गई थी, देख लीजिए, जो आरबीआई ने ही जारी की थी ये लिस्ट। सवाल है, आरबीआई भी तो सिर्फ लिस्ट ही जारी कर सकता है, वो क्या कार्रवाई करेगा? आरबीआई के बोर्ड के मेंबर्स सरकार नियुक्त करती है, उसमें कम से कम आधे दर्जन मेंबरान तो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े हैं या फिर संघ से प्रभावित होकर संघ के साथ काम भी कर चुके हैं। तो फिर वो क्या करे? और बैंकों की खास्ता हालत के भीतर बैंक चलाने हैं तो सरकार अपने तौर पर इसीलिए सबको निजी हाथों में सौंप भी नहीं रही है। सरकारी बैंक रहेंगे तो नीतियां अपनी रहेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस दौर में फ्रॉड काम चलते रहे, इसी के लिए कानून काम करता है? दो परिस्थिति आपके सामने रखते हैं हम। इससे पहले चूंकि इस बात का जिक्र कर रहे थे, इस देश में एक ईडी भी है। ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर ईडी इस दौर में 2 केस सामने हैं। एक केस निकल कर आया जो सुप्रीम कोर्ट में गया, वह है लोढ़ा डेवलपर्स का। उन्होंने वी होटल की संपत्ति खरीदी
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में उस पर कार्रवाई शुरू की और मामला होते होते जो वी होटल्स का अधिग्रहण कर लिया, 520 करोड़ की जो संपत्ति थी उसको जब्त कर ली, और उसमें जुहू के भीतर जो सेंटूर होटल है, बड़ा प्रसिद्ध होटल है, वह भी अपने दायरे में ले लिया। लेकिन लोढ़ा डेवलपर्स ने इसे खरीदा, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 520 करोड़ रुपए जमा करा दीजिए और आपकी सब चीज लेते चले जाइए। सबकी जब संपत्ति, एक आकलन किया गया कि कितनी संपत्ति होगी, उसमें तमाम होटल्स हैं, तो यह लगभग 520 करोड़ रुपए जो जमा किए जा रहे हैं, इसमें आपको कम से कम 2 जीरो और लगाने होंगे, तब यह बात बनेगी कि अच्छा इतनी ज्यादा ज्यादा जीरो भी लग सकते हैं, लेकिन एक कीमत के हिसाब से बता रहे हैं, सिर्फ 2 ही जीरो लगाइए, यानी 100 गुना ज्यादा। तो एक ऐसी परिस्थिति, और दूसरी परिस्थिति एक और भी है, हमें लगता है यहां तो आज जिक्र राहुल गांधी का भी कर देना चाहिए, हेराल्ड का भी जिक्र कर देना चाहिए, क्योंकि परसों ही जब ईडी कह रही थी, उसने कहा कि दरअसल 2000 करोड़ की संपत्ति जो थी वह एजेएल के पास थी, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास। संपत्ति का मतलब जो मकान उकान है उसके बारे में। और एआईसीसी जो कांग्रेस है उसने 90 करोड़ कर्ज लिया, उस जो एजीएल थी उसने कर्ज लिया 90 करोड़ का, और इस बीच में एक यंग इंडिया कंपनी बना ली। 75-76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास, और एजीएल का वो अधिग्रहण करने निकल पड़े। यानी ध्यान दीजिए, मकान है, बिल्डिंग है, इमारत है, वो प्रोफेशनली नहीं चल रही है, उससे कोई कमाई नहीं हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें ईडी ने एक तरफ ये रखी और दूसरी तरफ ये जो वी होटल संपत्ति थी उसका हमने जिक्र किया। शायद यही वो परिस्थिति है जो बतलाती है इस देश के भीतर अगर फ्रॉड के लिए ही कानून है। और इसी हेराल्ड मामले में तो राहुल गांधी को 5 दिन तक, 50 घंटे तक पूछताछ की थी, और इसीलिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था, और उनका कहना था जिस दिन सत्ता में आ गए, कोई तो दिन होगा जब बीजेपी नहीं होगी, तो जिस दिन आ गए उस दिन छोड़ेंगे नहीं। याद कर लीजिए, देखकर आपको भी याद आ जाएगा। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना। यह अलग मसला है कि कांग्रेस के भीतर भी बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत करप्शन किया है। हालांकि राहुल गांधी उसकी सफाई के लिए निकले हैं, यह भी एक सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है इस दौर में देश के सामने फ्रॉड करने के लिए ही ऐसी संस्थाओं को खड़ा किया गया जो आईबीसी या एनसीएलटी के तहत है, और इस देश में तकरीबन 2500 कानूनों को खत्म किया गया जिससे कोई रोक टोक ना हो और कोई सवाल ना हो। और इन सारी परिस्थिति इसलिए पॉलिटिकल तौर पे मानी जाती है क्योंकि पॉलिटिकल तौर पे अगर 2024 के चुनाव का एक आंकड़ा भी देख लीजिए, तो जब चुनाव शुरू होने वाले थे उस वक्त बीजेपी ने बतलाया कि उसके पास 5,921 करोड़ रुपए हैं, और जब चुनाव खत्म हो गए तो उसने बताया अब हमारे पास 10,107 करोड़ रुपए हैं, यानी दुगने हो गए। चुनाव के वक्त अक्सर पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन अगर चुनाव की गारंटी है, यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट को यह लगता है कि वो कोई भी काम करे, कानून उसके साथ खड़ा होगा, सत्ता उसके साथ खड़ी है, तो फिर वो किसी भी रास्ते चल पड़ सकता है। और इसकी तो जीती जागती मिसाल झारखंड के गोड्डा में जो अडानीज पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, वहां के ट्राइबल्स की जमीन जैसे ली गई, मुआवजा तो दूर की बात है, वहां की परिस्थितियों में जाइएगा तो हैरत में आ जाइएगा। एक तरफ पावर प्लांट और दूसरी तरफ 2 जून की रोटी और जंगल में रहने वाले आदिवासियों की बदहाली। लेकिन कानून है देश के भीतर का, और शायद इसीलिए एक बार हमें लगता है आखिर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को याद कर लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्थिति के भीतर का सच यह है कि 41 कंपनियां तो ऐसी थी जिसमें सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, डीआरआई, तमाम कंपनियां इन 41 कंपनियों से पूछताछ कर रही थी। ये एजेंसीज तमाम पूछताछ कर रही थी, और इसमें से उसने कईयों पर रेड भी मारे। 41 कंपनियों में से 33 पर रेड भी मारे थे,
और रेड मारने के बाद इन्होंने 1698 करोड़ यानी 1698 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिए। ओवरऑल डाले वो ज्यादा है। 41 कंपनियों ने जो दायरे में थी भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, फ्रॉड के, उन्होंने 2471 करोड़ बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। यानी एक पूरा कॉकस सामने ऐसे उभरेगा जिसमें आपको लगेगा पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा गया, पैसा देने वाले व्यक्ति ने फ्रॉड किया, फ्रॉड कर रहा है लेकिन वो लीगलाइज्ड है, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया। उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोगों की जो भर्ती हुई और सरकार ने की, और सरकार ने इन सब के बीच बैंकों की पाइपलाइन लगा दी और पाइपलाइन के जरिए पैसों की आवाजाही शुरू की। इस दौर में एक योजना जो 50 करोड़ लोगों को 28 लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना में दे देती है, कहां है पैसा, कौन है लोग, किधर है परिस्थिति, सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन पकड़े कौन। इंतजार हो, सत्ता जब बदलेगी तब कार्रवाई होगी, या फिर सत्ता का चेहरा यही होता है और अपने अपने वक्त से होते होते अमृतकाल में बिल्कुल नायाब एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि इस देश की हकीकी तौर पर चीजें उभर कर आई, जिसने बतला दिया कि दरअसल गवर्नेंस इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।